दोस्तों, भारत के जितने बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त के लिए पूरी शानो शौकत के साथ जिस तरह से मुगलों ने राज किया था, उस तरह से पूरे इतिहास में कोई भी दूसरी सल्तनत, कोई भी दूसरा एम्पायर नहीं कर सका। मुमकिन है कि ऐसी कोई रियासत, ऐसी कोई सल्तनत आप लोगों को आजकल की किसी नई बॉलीवुड फिल्म में मिल भी जाए, लेकिन जब बात किताबों की आती है तो हाँ, किसी भी ऐतिहासिक किताब में इस तरह की मिसाल दूर दूर तक ढूंढे से भी नहीं मिलती है। अब वो इतिहास की किताब चाहे भारत के ही किसी हिंदू या मुसलमान इतिहासकार ने लिखी हो, या फिर यूरोप के भी किसी इंग्लिश हिस्टोरियन की तरफ से लिखी गई हो। यही वजह है कि जब भी कोई इंसान मुगलों की ताकत और मुगलों की शानो शौकत के बारे में पढ़ता है तो कम से कम एक बार के लिए ही सही, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि आखिर मुगल खानदान गया कहाँ। 1857 की क्रांति के बाद जब मुगल एम्पायर ऑफिशियली ख़त्म हो गया तो मुगलों के साथ क्या किया गया, या फिर आज के दौर में ये मुगल खानदान के लोग, मुगल बादशाहों के वंशज, उनकी औलादें कहाँ पाई जाती हैं। सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले जरा हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1707 में जब मुगल एम्पायर के ही नहीं बल्कि भारत के पूरे इतिहास के ही सबसे ताकतवर हुक्मरानों में गिने जाने वाले औरंगजेब आलमगीर ने आखिरी सांस ली, तो शायद उनके दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया होगा कि उनके बाद उनकी सल्तनत का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के गुजरते ही मुगल एम्पायर का सूरज डूबना शुरू हो गया। सल्तनत में कोई भी ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हो सका कि जो इतनी बड़ी एम्पायर को सही तौर पर संभाल सके। नतीजा ये हुआ कि 1803 का दौर आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर हमला करके इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद भी दिल्ली की गद्दी पर बैठते तो मुगल बादशाह ही थे, लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक थे क्योंकि चलती अंग्रेजों की थी। और आखिरकार फिर वक्त 1857 का भी आ गया कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई और भारत के अलग अलग इलाकों से लोगों ने अब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए। और 1857 की इस पहली जंग आज़ादी को लीड किया आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 बेटों ने। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की ये क्रांति बहुत जल्द ही फेल हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने खिलाफ उठने वाली इस पहली बगावत को कुचलने के लिए न सिर्फ खुद ही पूरी ताकत झोंक दी थी, बल्कि खुद हिंदुस्तान की भी कई बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों की तरफ थीं। नतीजा ये हुआ कि बाकी तमाम इलाकों के साथ साथ दिल्ली में भी अपने खिलाफ खड़ी होने वाली फौज को अंग्रेज कंट्रोल करने में कामयाब रहे। दिल्ली पर जब एक बार फिर से अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कंट्रोल संभाल लिया तो एक तरफ आम लोगों का तो खून बहाया ही गया, तो दूसरी तरफ बदला लेने के लिए और सबक सिखाने के लिए मुगल खानदान के ऊपर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। जब दिल्ली की गलियां खून से लाल हो रही थीं तो अपने चंद वफादार लोगों के मशवरे पर अब बहादुर शाह जफर ने महल को छोड़ना ही बेहतर समझा। इतिहासकार लिखते हैं कि 20 सितंबर के दिन पहले तो बहादुर शाह जफर छिपते छिपाते किसी तरीके से निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पास मौजूद सबसे कीमती चीज जो कि एक डिब्बी थी उसको दान कर दिया। दावे के मुताबिक इस डिब्बी के अंदर मुँह मुबारक मतलब कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मौजूद था। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने खाना खाया, मतलब ये मुगल बादशाह की आखिरी दावत थी। और हैरानी की बात ये है कि वो मुगल बादशाह कि जिनकी दावतों में कभी दस्तरखान छोटे पड़ जाते थे, उन्हीं की आखिरी दावत में दस्तरखान पर अगर कुछ मौजूद था तो वो सिर्फ 2 बेसन की रोटी और चटनी थी। इसके बाद किसी तरीके से बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे पर ले जाया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी थी और उसके बाद लाल किले पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, जहां पर वो बड़ी ही बुरी तरीके से हुड़दंग मचा रहे थे। जफर महल को तो उन्होंने फौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। अंदर मौजूद और भी बहुत सारे महलों, इमारतों या फिर बगीचों को तोड़कर उनमें बदलाव करके अब अंग्रेज उसको अपने ब्रिटिश डिजाइन में तब्दील कर रहे थे। दूसरी तरफ अब बहादुर शाह जफर निजाम दरगाह से हुमायूं के मकबरे पहुंचकर वहां पर अपनी आज़ादी के कुछ पल बिता रहे थे, जो पल बहुत जल्द ही खत्म होने वाले थे, क्योंकि पहले तो उनके कुछ वफादार लोगों ने कुछ अलग अलग खुफिया जगहों पर उनको ट्रांसफ़र करने का मशवरा दिया, लेकिन बाद में उनके अपने ही एक रिश्तेदार इलाही बख्श ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपते हुए अंग्रेज अफसर विलियम से उनकी मुखबरी कर दी। विलियम ने भी देरी ना करते हुए फौरन हुमायूं के मकबरे की तरफ कूच किया और वहां घेराव करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार भी कर लिया। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के उन 3 बेटों को दिल्ली के काबुली दरवाजे पर गोली मारकर दर्दनाक तरीके से कत्ल किया, कि जिन 3 लोगों ने खास तौर से 1857 की इस क्रांति को लीड किया था।
مطلب کہ مرزا مغل، مرزا ابو بکر اور مرزا خضر سلطان۔ بعد میں ان تینوں کی لاشوں کو لمبے وقت کے لیے چاندنی چوک کی کوتوالی پر لٹکا بھی دیا گیا تاکہ باقی لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ، اور اگر کبھی سوچیں بھی تو ان تینوں شہزادوں کا انجام یاد کر کے پہلے ہی تھرا اٹھیں۔ ساتھیوں، بوڑھے بہادر شاہ ظفر کی جان تو بخش دی گئی لیکن ان کے خلاف بھی مقدمہ چلایا گیا، اور ظاہر ہے اس عدالت میں وکیل بھی انہی کا تھا، جج بھی انہی کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ کیا آنا تھا یہ بھی سب پہلے سے ہی طے تھا۔ فیصلہ سنایا گیا کہ اگر بہادر شاہ ظفر کو زندہ چھوڑا بھی جا رہا ہے تو کم سے کم دیش سے تو باہر ہی نکال دیا جائے تاکہ فیوچر میں یہ انگریز حکومت کے خلاف کبھی بھی خطرہ نہ بن سکیں، اور ایک ایسی جگہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پر مغل خاندان تو چھوڑ ہی دیجئے بلکہ بھارت کے جو عام لوگ ہیں ان کی بھی کم سے کم پہنچ ہو، اور ایسی جگہ کے طور پر بعد میں اس رنگون کو چنا گیا کہ جو آج کے دور میں برما مطلب کہ میانمار میں موجود ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کچھ بیٹوں کو دردناک طریقے سے قتل کرنے کے بعد باقی بچے ہوئے بیٹوں میں سے زیادہ تر کو تو انڈمان میں کالا پانی کی سزا سنائی گئی، جبکہ خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ان کے 2 بیٹے ہی رنگون کی طرف جا سکے تھے، جس میں سے ایک کا نام اتہاسکار جوا بخت بتاتے ہیں جبکہ دوسرے بیٹے کا نام تھا مرزا شاہ عباس۔ ان میں سے جوا بخت بہادر شاہ ظفر اور زینت محل کے بیٹے تھے، جبکہ جو مرزا شاہ عباس تھے وہ بہادر شاہ ظفر کی ایک دوسری بیوی مطلب کہ مبارک النساء خانم کے بیٹے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ رنگون میں بہادر شاہ ظفر کو جس جگہ پر رکھا گیا تھا وہاں پر آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ ان لوگوں کے بیچ میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رہ رہے ہیں۔ یہیں پر ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے جواں بخت اور ان کی بیوی مطلب کہ بہادر شاہ ظفر کی بہو زمانی بیگم بھی رہا کرتی تھی۔ انگریزوں نے بھی صرف جواں بخت کی بیوی مطلب کہ زمانی بیگم کو ہی بھارت آنے کی چھوٹ دے رکھی تھی، بلکہ زمانی بیگم اور ان کے بچوں کو تو انگریزوں کی طرف سے 1947 تک قانون کے حساب سے پینشن بھی ملتی رہی تھی۔ دوسری طرف بہادر شاہ ظفر کے آخری دن نظر بندی میں بڑے ہی مشکل بھرے گزرے۔ ان کا آخری پورا دور ہندوستان کو یاد کرتے ہوئے گزرا اور وہ بس یہی تمنا کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کو ہندوستان لایا جا سکے۔ اسی مشکل بھرے دور میں ہی ان کی زبان سے ایک شعر بھی نکلا تھا کہ جو آج تک کافی مشہور ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور ایسے ہی تڑپتے ہوئے حالات میں آخرکار 7 نومبر 1862 کو مغل سلطنت کے اس آخری بادشاہ نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو انگریزوں نے اب بہادر شاہ ظفر کی جو اولادیں تھیں ان کے بیچ میں آپس میں ایک دوسرے کو شہزادہ یا پھر شہزادی کہنے پر بھی روک لگا دی تھی، بلکہ اب ان سبھی کو ڈیلی اسٹیٹ پرزنرز مطلب کہ دہلی سلطنت کے قیدیوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے محل سے جڑے ہوئے اب زیادہ تر لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے حالات کو بگڑتا ہوا دیکھا تو پہلے ہی بہادر شاہ ظفر سے کنی کاٹ لی تاکہ ان کے اوپر کوئی بھی خطرہ نہ آئے۔ اب بہادر شاہ ظفر کے چلے جانے کے بعد بھی پیچھے جتنے بھی شہزادے یا شہزادیاں بچی تھیں وہ سبھی ہر طرح سے صرف اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف انگریزوں نے ان کے وجود کو ہی ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ویسے تو انگریزوں نے مغلوں کی پیڑھی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اتہاس بتاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کا یہ خاندان اور ان کی یہ نسل باقی رہی۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کے بیچ کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مغلوں کے ونشج ہیں، مطلب مغلوں کی اولاد ہیں۔ دوستو، احمد علی نے اپنی کتاب ٹو لائٹ ان ڈیلی میں ذکر کیا ہے کہ سال 1911 کا دور تھا کہ جب برٹین میں پرنس آف ویلز مطلب کہ جو جارج پنجم تھے ان کی تخت نشینی کے بعد انہیں 1 سال کے اندر ہی بھارت کا سمراٹ مطلب کہ بھارت کا راجہ بھی گھوشت کیا گیا تھا۔ تب ہی جارج پنجم نے اپنی رانی مطلب کہ میری کے ساتھ بھارت میں ایک بڑا ہی عالی شان اور شاہی جلوس نکالا تھا۔ اس جلوس میں لگ بھگ سارے شہزادے اور سارے سمراٹ مطلب کہ سارے راجہ مہاراجہ پہنچے تھے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تبھی بہادر شاہ نام کا ایک بھکاری اپنی بیکار ہو چکی ٹانگوں کے سہارے شاہ جہاں آباد جو اب پرانے دلی میں آتا ہے کی گلیوں میں گھسٹ رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بھکاری تھا کون اور اس کو یہ بہادر شاہ نام کیوں دیا گیا تھا؟ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک مغل شہزادہ تھا کہ جس کے بھیک مانگنے کا ذکر خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو میں بھی ملتا ہے۔
इस शहजादे का असली नाम मिर्ज़ा नासिरुल मुल्क हुआ करता था और किसी दौर में अंग्रेज़ों से बचने के बाद इस शहजादे ने अपनी बहन के साथ मिलकर शाहजहांबाद में एक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मगर बाद में अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से इन दोनों भाई बहनों को 5 रुपए की पेंशन मिलने लगी थी, लेकिन बाद में जब ये पेंशन बंद हुई तो इन दोनों के हालात ख़राब हो गए, बल्कि ये बुरी तरीके से कर्जे में डूब गए और आखिर में फिर ये शहजादा भीख मांगने पर ही मजबूर हो गया। मिर्ज़ा नासिरुल मुल्क के अलावा बहादुर शाह जफर की एक बेटी के जिनका नाम कुरैशा बेगम हुआ करता था, उनके एक शहजादे का भी शाहजहांबाद की गलियों में घूम घूम कर भीख मांगने का जिक्र मिलता है। ये वो शहजादा था कि जिसको किसी दौर में साहिब आलम मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर जैसे बड़े नाम से पुकारा जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि ये शहजादा सिर्फ रात के वक्त ही भीख मांगने के लिए निकलता था, क्योंकि अगर ये दिन में निकलता तो आसपास के लोग इसको पहचानना शुरू कर देते थे और सलाम करते थे, जिससे जाहिर है इस शहजादे को शर्मिंदगी होती थी। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की एक पोती हुआ करती थी जिनका नाम था सुल्ताना बानो, और फिर इन्हीं ने ही ख्वाजा हसन निजामी की किताब में मुगल सल्तनत के खत्म हो जाने के बाद की उस दर्दनाक कहानी को जिक्र किया है कि जो कहानी दरअसल मुगल शहजादियों या मुगलों की बाकी औरतों के साथ पेश आई थी। इन्होंने बताया है कि महल में रहने वाली शहजादियों के सर से जैसे ही ताज हटा तो क्या नौकरानी बल्कि महल के तमाम लोगों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। मुगल एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद ज्यादातर शहजादियों, बेगमात या बाकी महल से जुड़े हुए लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार ही खो दिए थे, जबकि कुछ ने बड़ी ही मुश्किल से दर दर की ठोकरें खा के अपनी बची हुई जिंदगी काटी थी। सुल्ताना बानो ने हसन निजामी को बताया कि बहादुर शाह जफर के गिरफ्तार हो जाने के बाद वो किसी तरीके से छिपते छिपाते दरगाह निजामुद्दीन औलिया पहुंच गए थे, जहां पर पहले से ही बाकी मुगल खानदान के लोगों ने भी पनाह ले रखी थी। सभी परेशान थे, डरे और सहमे हुए थे, कोई किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा था। 1857 के गदर के वक्त ही एक महामारी फैली, जिस महामारी की वजह से फौरन ही एक शहजादी की जान चली गई थी। सुल्ताना बानो ने बताया है कि अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से खुद सुल्ताना बानो की भी 5 रुपए महीना पेंशन मुकर्रर कर दी गई थी, जबकि इस किताब में सुल्ताना बानो के अलावा भी बहादुर शाह जफर की एक और ऐसी पोती का जिक्र मिलता है कि जो उनकी सबसे चहीती, सबसे फेवरेट पोती थी और जो बहुत ज्यादा लाड प्यार में पली थी, लेकिन जैसे ही फैमिली से अलग हुई तो उसने दरगाह हजरत चिरागे दिल्ली में दम तोड़ दिया। साथियों, हसन निजामी की इस किताब में एक किस्सा बहादुर शाह जफर की एक प्यारी बेटी कुलसुम जमानी का भी है, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से बहुत ज्यादा अकीदत रखा करती थी और उनके दर पर अक्सर हाजिरी लगाया करती थी। उन्होंने हसन निजामी को बताया कि वो रात ही में अपने शौहर के साथ एक बैलगाड़ी में सवार हुई और चुपके से रात ही रात में दिल्ली से निकल गई और फिर उन्होंने उस कुलारी गांव के इलाके में जाकर पनाह ली कि जो आज के दौर में हरियाणा के इलाके में है। कुलारी गांव में एक आदमी ने इन लोगों की मदद की और फिर बाद में ये लोग हैदराबाद की तरफ निकल गए। बाद में ये शहजादी अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद में ही रहने लगी, जहां पर इनके शौहर बच्चों को कुरान पढ़ाकर गुजर बसर करने लगे। मगर क्योंकि अब अंग्रेजों की पहुंच हैदराबाद में भी बढ़ने लगी थी, तो इसीलिए अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, बल्कि ये घर में ही कैद होकर रह गए। बताया गया है कि बाद में इन्होंने मक्का का भी सफर किया, जहाँ पर कई साल गुजारने के बाद ये भारत एक बार फिर से वापस आए, जहाँ पर फिर अंग्रेजी हुकूमत ने इनके लिए हर महीने 10 रुपए की पेंशन तय कर दी। अब आखिर में सवाल बचता है, तो आखिर वो लोग कौन हैं कि जो आज के दौर में भी मुगलों की औलाद होने का दावा करते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हमको बहादुर शाह जफर के उन्हीं मशहूर बेटे मतलब के जवाब बख्त की तरफ चलना होगा कि जो उनके साथ रंगून गए थे और जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बहादुर शाह जफर के बेटे जवाब बख्त के 2 बेटे पैदा हुए थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा सिकंदर जबकि दूसरे का नाम बेदार बख्त था। इनमें से जो बेदार बख्त थे वही ऑफिशियली बहादुर शाह जफर के आखिरी वंशज भी माने जाते थे। ये बाद में रंगून से भारत भी लौट आए थे, जहां पर पहले तो अंग्रेजों ने और बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी हजरत निजामुद्दीन ट्रस्ट के जरिए से इनको पेंशन देनी जारी रखी थी। लेकिन फिर 1980 में इनकी मौत हो गई थी, जबकि इनकी बची हुई जो बीवी हैं वो आज भी हावड़ा के फोरशोर रोड के पास गंगा के किनारे पर एक मजदूर बस्ती में रहती हैं, जहां पर सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती है। कुछ सालों तक इन्होंने गुजर बसर करने के लिए छोटी सी चाय की दुकान भी चलाई थी, लेकिन बाद में अतिक्रमण की वजह से वो दुकान भी छोड़नी पड़ी और अब गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली लगभग 6000 की रकम पर इनका
गुजर बसर होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 2021 में उस वक्त भी अचानक से पूरे देश में चर्चाओं में आ गई थी कि जब इन्होंने लाल किले पर दावा ठोकते हुए हाई कोर्ट में अपनी अर्जी डाल दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने तो सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ये मीडिया के सामने अक्सर ये कहती हुई दिखाई दी हैं कि उनको पूरी उम्मीद है कि उनका जो हक है वो उनको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी 1857 के बाद के उजड़े हुए मुगल खानदान की पूरी दास्तान। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।